इंडिया क्या करता है कि पाकिस्तान के चावल खरीद लेता है, उस पे अपनी मोहर लगाता है। वो अब कहते हैं जी ब्रिंजे हिंदी खाली खुशबूदार है, हालांकि वो कालाशा काकू के होते हैं, पाकिस्तान के चावल होते हैं। ईरान के अपने साल हैं, अपने दिन है, अपने महीने हैं और अपना बैंकिंग का निज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नईम जावेद साहब। नईम जावेद साहब का तवील कैरियर है सहाफ़ती, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में सियाहत की गर्ज से भी गए और काफ़ी अरसा वहाँ मुकीम भी रहे। अभी हम ईरान के सफ़र के हवाले से इनके साथ मुख्तलिफ़ नशिस्तों में बातचीत होती रहती है। आज का जो प्रोग्राम है, पिछले प्रोग्राम में इन्होंने तेहरान पहुँचाया था हमें, और तेहरान के कुछ मज़ारात का भी जिक्र किया था, लेकिन मैंने इनके ख्याल में जो अभी तक नईम साहब ने हमें बताया कि तेहरान या ईरान में गुर्बत नहीं है, वहाँ बहुत अच्छी सूरत हाल है। लेकिन मैंने पिछले प्रोग्राम के अख्ताम पर एक सवाल छोड़ा था कि नईम साहब, वो जो मुजाहरे हुए, क्या वो सचमुच माशी ख़राब सूरत हाल की वजह से हुए, या फिर ये भी वही वजह बनी कि अफ़गान जो ईरान रजीम है उसकी तब्दीली के लिए अंदर से जो दीगर ममालिक साजिशें करते हैं? इस बारे में बताइएगा। अभी हम तेहरान में हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अरबों खरबों दरूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। ख्वाजा साहब, मुज़ाहरे 2001 में मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। उस वक्त भी दानिशजू तालिब इल्म यूनिवर्सिटी के सड़कों पर आए थे। मैंने आपको पहले प्रोग्रामों में बताया था कि जब मैंने पहला विज़िट किया है ना, 98 में मैं पहली मर्तबा गया था एक अपनी दोस्त को मिलने, फीमेल दोस्त को मिलने। अच्छा, उसका जिक्र बाद में नई कहानी आ गई, उसका जिक्र बाद में। बिल्कुल जी, व्यूअर्स आपने भी याद रखना है, मैंने भी नोट कर लिया है कि इनकी एक दोस्त की कहानी हमने सुननी है इनसे। मौजगान जी ना, उनका नाम मौजगान था? मौजगान था जी। अच्छा, क्या करती थी वो? टीचर थी, स्कूल अच्छा, टीचर थी। चले अब प्रोग्राम कहीं और निकल जाएगा जी। तो सर, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि खातमी ने इलेक्शन जीता था कि मैं आपको आज़ादी दूंगा, तो टी शर्ट पहनने की आज़ादी मिली थी लड़कों को, और उसके बाद लड़कियों ने बाकायदा चौराहों पर बुरके पहन के जो है ना वो रक्स किया था। खातमी के इस्लाहात जो उसने की उस पर उसके हाथ में, वहाँ 4 साल बाद इलेक्शन होता है सदारत के, तो 8 साल खातमी रहा। खातमी ने उनको काफ़ी आज़ादी दी। अब वहाँ पे जो मैंने खुद जाकर जो महसूस किया है ना, रोटी का कोई इतना मसला नहीं है। उनकी बुनियादी ग़िज़ा चावल है, फ़ारसी में ब्रिंज कहते हैं। इंडिया क्या करता है कि पाकिस्तान के चावल ख़रीद लेता है, उस पर अपनी मोहर लगाता है। वो अब कहते हैं जी ब्रिंज हिंदी खाली खुशबूदार हस्त, हालांकि वो कालाशा काकू के होते हैं, पाकिस्तान के चावल होते हैं। इंडिया के चावलों के तो बारे में मशहूर है कि वो इतने अच्छे हैं ही नहीं, और पाकिस्तान के मुकाबले में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं। हाँ जी, ये हमारे सर समझ लें कि जो हमारी तजारती पॉलिसी है जी जी, उसका समझ लें है नुक्सिया जो भी है। तो उनकी बुनियादी ग़िज़ा जो है ना, जब ईरानी सबसे पहले जो है ना, आपको बता दूं कि ईरान के अपने साल हैं, अपने दिन है, अपने महीने हैं और अपना बैंकिंग का निज़ाम है। अभी 21 मार्च को ईरान का साल नया चढ़ेगा, पूरा पहला महीना उनका अर्ज़बिश्त होगा। 21 मार्च से लेके तकरीबन 10 अप्रैल तक वहाँ जश्न नौरोज़ होगा जी। ठीक, ईरान में ईद नौरोज़ कहते हैं। ईरानी लोग जो है ना, जो हम इस्लामी ईद, छोटी ईद या बड़ी ईद मनाते हैं, यहाँ छुट्टियाँ होती हैं। तुर्की में तो सुना है 15 छुट्टियाँ होती हैं छोटी ईद पे और बड़ी ईद पे। यहाँ भी 5-6 तो होती हैं हमारे मुल्क में, लेकिन ईरान में एक छुट्टी होती है बड़ी ईद की, एक होती है छोटी ईद की, और दुकानें भी तकरीबन खुली होती हैं। वो ईद मनाते हैं नौरोज़ जी। ठीक, ईद नौरोज़ कहते हैं ना जी जी। और उसके अलावा फिर जो ईद का, उनकी ईद नौरोज़ का जो 13वां दिन होता है ना, जो तकरीबन 2 अप्रैल बनता है, 2 अप्रैल को, उसको कहते हैं सीज़ा दरबदर। उस वक्त जैसे हमारे यहाँ हम हिंदू और रस्म रवाज हैं, इसी तरह वो लोग ज़रतुश्त आतिशपरस्ती से मुसलमान हुए। उनका जो आबाई मज़हब ज़रतुश्त है, आतिशपरस्ती। वो क्या करते हैं कि गलियों में आग जलाते हैं। अच्छा, और सारा दिन जो है ना,
दरबदर यानी सीजा दरबदर, सीजा मतलब 13वां दिन, ठीक। वो गलियों में आग जला के उसके ऊपर से छलांगे लगाते हैं, पार्कों में चले जाते हैं, सड़कों पे गलियों में बैठते हैं, घर में नहीं रहते। उनका ये अकीदा है कि इससे जो है ना वो हमारे घर में जो बलाएं हैं ना अच्छा, वो ख़त्म हो गई हैं, और आग जो जला के ऊपर से जो क्रॉस किया है उसको, उससे जो है ना वो हमारी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं। वहाँ पे एक पुराना उनका एक आतिशकदा है ख़ियाबान नासिर खुसरो में, और वहाँ पे कहा जाता है कि शायद 2000 साल से वहाँ आग जल रही है, यानी आग बुझी नहीं। वो यानी कि ईरानी जो रह गए हैं, जो कन्वर्ट नहीं हुए, जो आतिश परस्त हैं अभी भी, वो मैं मुझे मिले भी हैं, वो गले में लॉकेट सा पहनते हैं, ठीक, जरतुश्त। तो वहाँ पे आग जल रही है सदियों से, सही, उन्होंने बुझने नहीं दी। तो बाकी वो अपना बात हो रही थी जश्न नौरोज़ की। तो अब इनका नौरोज़ जो है ना वो जंग में गुजरता है या नहीं गुजरता, ईरानी कौम जो है ना ज़िंदगी इंजॉय करती है, हमारी तरह टीवी के आगे या मोबाइल में। हाँ, मोबाइल का उनको शौक़ है, ख़रीदारी का बड़ा शौक़ है उनको, शॉपिंग का, ख़वातीन को, मर्दों को। खुश लिबास हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं ख़वातीन मर्द। बागों में जाते हैं, बागात हैं वहाँ पे, पार्क मिल्लत है, हम जाते थे वहाँ पे जुमेरात की रात को। फिर पार्क साई है। फिर मेरे जहाँ मैं होटल में ठहरता था, होटल मुसावी, उसके पास था पार्क शहर। अब पार्क भी उनके होते हैं, वहाँ पे वर्जिश की मशीनें होती हैं, तालाब होता है, तालाब में मछली होती हैं, बच्चों के लिए अलग होता है। ऐसे मुख्तलिफ जो है ना पार्क में भी शानदार किस्म की जो है ना सहूलियात उन्होंने दी हुई हैं, और बड़ा मज़ा आता है पार्क में। वहाँ पे जो सूरत हाल आपने देखी है वहाँ पे, हाँ, जो मुजाहरे, बात शुरू हुई थी मुजाहरों की। बिल्कुल। जो तालिब इल्मों ने 2001 में भी मुजाहरा किया था, मैंने वो मुजाहरे अपनी आंखों से देखे हैं। फिर उसके बाद वहाँ की हुकूमत ने उसको कंट्रोल भी किया। मेरी नज़र में जो लड़कियाँ हैं वो अपने जिस्म की नुमाइश करना चाहती। अच्छा, हाँ जी। वो लड़के जो है ना वो चाहते हैं कि हम जो भी काम करें, चाहे नशा करें या जो भी करें, वो खुल के करें। अच्छा, ये मैंने मेरी नज़र में आज़ादी चाहते हैं, हर तरह की आज़ादी चाहते हैं, मादर पिदर आज़ाद होना चाहते हैं। जो वो अपने बाप दादा से शाह ईरान के दौर का वो सुनते हैं कि ऐसा ईरान था, लोग बेलबास थे, वहाँ क्लब थे, वहाँ नाइट क्लब थे, या बाकी खराफात जितने भी होते हैं यूरोप में वो थे। इसके लिए वो जो है ना वो मुजाहरे करते हैं। जहाँ तक जो मुआशी वहाँ पे महंगाई है, मैं ये नहीं कहता कि महंगाई नहीं है, महंगाई के हिसाब से ही लोगों की इनकम भी है। इसके अलावा हुकूमत जो है वो अपनी आवाम का, जैसे ट्रांसपोर्ट का जिक्र हुआ, जी, तो आवाम बुनियादी सहूलतों का, जी ठीक। और नान जो उस वक़्त नॉन कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रोटियाँ मुख्तलिफ़ तंदूरों पे मिलती थी, और तंदूर वाला सिर्फ आग के पैसे लेता था। जी बिल्कुल, तो आपने बताया इतनी बड़ी नौने संगी होता था, 3 हम लोग खा लेते थे एक। अच्छा नईम साहब, इससे पहले कि आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा मुख्तसर सा कि वहाँ पे अस्पताल हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं? जी बिल्कुल जी। वहाँ उनके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बताएं, फिर बाकी गुफ्तगू हम तेहरान के हवाले से अगले प्रोग्राम में कर लेंगे, या जो भी हमारा अगला पड़ाव होगा। फारसी में अस्पताल को बीमारस्तान कहते हैं। बीमार से, बिल्कुल बीमारस्तान, ठीक। बीमारस्तान वहाँ पे दौलती मैंने हुकूमती, ठीक। बीमारस्तान दौलती हैं, वहाँ पे इलाज है, मुफ्त इलाज है। अच्छा, बल्कि एक दफ़ा क्या कई दफ़ा पाकिस्तानी अक्सर बीमार हो जाते हैं, सर्दी लग जाती है। गैर मुल्कियों के लिए भी मुफ्त है? हाँ, गैर मुल्कियों जो सेहत के लिए आते हैं उनके लिए भी मुफ्त है? जी तकरीबन मुफ्ती है। हमारे जो इलाके में जहाँ मैं ठहर रहा था ना, जी वहाँ पे इराकी पनाहगज़ीन बहुत थे उस वक्त। इराकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पनाहगज़ीन आए हुए थे,
تو وہاں پہ ایک پرائیویٹ کلینک تھا عراقیوں کا، وہاں پہ ہسپتال تھا، میں وہاں جاتا تھا، ڈاکٹر کی معمولی سی فیس ہوتی تھی اچھا، اور وہ دوائیں لکھ دیتا تھا۔ پرائیویٹ علاج گاہ کی اجازت ہے وہاں پہ، کر سکتے ہیں لوگ؟ بالکل جی بالکل، پرائیویٹ علاج گاہ کی اجازت ہے۔ کئی پاکستانی مریضوں کو میں خود بھی، میرے اس وقت بال بڑے جھڑتے تھے، میں ایک اب تو ماشاءاللہ آپ کے گھنگریالے بال ہیں۔ نہیں اس وقت زیادہ بال تھے۔ اچھا، تو میں گیا ایک ڈاکٹر کے پاس، اپوائنٹمنٹ لی، اس کو فیس دی، تقریباً پاکستانی سمجھ لیں کہ 200-300 روپیہ۔ اچھا، مطلب ہماری طرح بہت مہنگے نہیں ہیں، بہت مہنگے پرائیویٹ جو ہمارے اس نے ہاں۔ مجھے ایک وہ دوائی گولیاں لکھ کے دیں صحیح، ملٹی وٹامن کی، اور ساتھ وہ ایک دیا محلول سا سیرپ دیا، لکھ کے، نہیں محلول اچھا لگانے کے لیے۔ اچھا، ہاں، تو وہ بال تو پھر نہیں آئے نعیم صاحب؟ جی جی، بال تو اڑ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ صرف یہ ایلوپیتھی نہیں ہے، وہاں پہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ٹھیک، وہاں پہ جو ہمارے ہاں بھی یہ تینوں ہی رائج ہیں۔ ہاں جی، تینوں ہی رائج ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے صفائی کا، ٹھیک، اور ان کے جو میڈیکل سٹور ہیں زبردست قسم کے، اور بغیر وہ اس کے نسخہ کے، ٹھیک، دوائی نہیں دیتے۔ ٹھیک، جو ساری دنیا میں یہی طریقہ کار ہے سوائے پاکستان میں۔ سر پاکستانیوں سے ان کو پیار ہے، میں تو بغیر نسخے کے لے لیتا تھا دوائی، وہ دے دیتے تھے۔ جی ویئرز، پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں ایرانی۔ یہ تھا آج کا سفر ایران۔ ابھی نعیم صاحب نے ہمیں تہران سے باہر نہیں جانے دیا، اب اگلے پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ کہاں لے کے چلتے ہیں، یا ابھی تہران کے متعلق کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور نعیم صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔